हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। ये वाला क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे। लास्ट हमने वाला क्वेश्चन किया था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अच्छा है या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अच्छा है। तो जिसने वो लेक्चर मिस किया है, वो लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि वर्किंग कैपिटल पे अफेक्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जब मैंने आपको वर्किंग कैपिटल का लेसन का इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हो भी हम प्रोक्यूरमेंट करते हैं, फंड्स को लेकर आते हैं, पैसे को लेकर आते हैं, तो सारा का सारा पैसा हम इन्वेस्ट नहीं कर देते, सारा का सारा पैसा हम कैपिटल बस्टिंग में नहीं लगाते हैं। कुछ पैसा हम डे टू डे ऑपरेशन के लिए रखते हैं। तो जो पैसा हम डे टू डे ऑपरेशन के लिए रखते हैं, उसी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी आपको मैंने एक बार बताया था क्या होता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब क्या था कि जो पैसा हम रख रहे हैं डे टू डे ऑपरेशन के लिए, उससे रिलेटेड जो हमें डिसीजन मेकिंग करनी है वो कैसी होती है। कि जैसे हम कैश ज़्यादा रखें या कम रखें, स्टॉक का क्या रहे रेंज, कि स्टॉक कैसा रखना चाहिए, इससे रिलेटेड जो भी हमें डिसीजन करने होते हैं वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आज जो हम कवर करने वाले हैं, वो इसी के बारे में है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। वो कौन कौन से फैक्टर है जो कि वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। क्या आप बता सकते हैं खुद से कि क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कैश है, सपोज़ कैश हमें बिजनेस के लिए कितना रखना चाहिए, कम रखें या ज़्यादा रखें। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या करेगा, बिजनेस पे डिपेंड करेगा। किसी का बिजनेस ऐसा होता है कि अगर वो कैश ज़्यादा रख लेता है तो क्या होता है, जैसे कभी कभी बिजनेस उनका इस तरीके से अपॉर्चुनिटी दे देता है कि जैसे आज माल सस्ता मिल रहा है तो फटाफट से उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता है अगर कैश हाथ में होता है तो, या फिर कोई और रीज़न। इस तरीके से हम कैश अगर ज़्यादा रखते हैं तो ये फ़ायदा है। और कुछ कुछ कैश ज़्यादा ना रखते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं रखेंगे कैश, तो भी वो लोग बेनिफिट में रहते हैं। जैसे सपोज़ कोई पर्सन है, अगर वो कैश ज़्यादा रखता है, क्योंकि जो हम कैश लेकर आए हैं वो हम कर्जा लेके आए हैं। पैसा हम कैसे लेकर आते हैं, कर्जा करके। तो उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो इंटरेस्ट हमें पे करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमें कम से कम कॉस्ट इंकर्ड हो और उस पैसे से हम कुछ कमा पाएँ, कुछ अर्न कर पाए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई पर्सन है, अगर उसका बिजनेस ऐसा है ही नहीं कि कोई अपॉर्चुनिटी उसे ऐसी मिले कि अगर आज ज़्यादा उसके पास कैश है तो आज माल सस्ता मिल रहा है तो वो ले सके, ऐसा उसका बिजनेस है ही नहीं, तो फिर वो कैश ज़्यादा रख के क्या करेगा, है ना। तो अगर वो कैश ज़्यादा रखेगा तो उसमें वो नुकसान में रहेगा। क्यों? क्योंकि पैसा कर्जा लेकर आया है ना, तो इंटरेस्ट का कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, इसलिए वो पैसा ज़्यादा रखने में उसको भलाई नहीं है। तो ऐसे ही हर कोई अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करता है कि कैश कम रखे या ज़्यादा रखे, स्टॉक का लेवल कैसा हो, या और जो क्रेडिट पॉलिसी है वो कैसी हो। जैसे हम प्लान कर रखते हैं कि हम माल उधार पे भी बेचेंगे, तो उसकी क्रेडिट पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब वर्किंग कैपिटल पे अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे। देखिए, ये मैं आपको डीके गोयल की बुक से पढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो गाइस आप 10 ईयर ले लीजिए। 10 ईयर में भी आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उन सभी के आंसर्स भी होंगे। ठीक है, 10 ईयर में बहुत बार आप देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। ठीक है, ये थ्योरी क्वेश्चन हैं, ये ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। अ फर्म शुड हैव नाइदर टू मच नो टू लिटिल वर्किंग कैपिटल। एक फर्म के पास ना तो ज़्यादा और ना ही बहुत कम वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, मतलब ऑप्टिमम लेवल का वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत ज़्यादा कम हो। अगर कम होगा तो क्या होगा, तब भी नुकसान ही होगा। ठीक है, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज डिटरमाइंड बाय द लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर। जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको हम बहुत सारे फैक्टर से डिटरमाइन करते हैं। बट इन जर्नल द फ्लोइंग फैक्टर्स, फ्लोइंग मतलब जो नीचे दिए हुए हैं, बट इन जर्नल द फ्लोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव डालना, इम्पैक्ट डालना द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ एन एंटरप्राइजेज। कह रहे वैसे तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो वर्किंग कैपिटल इफेक्ट डालते हैं, लेकिन कुछ जर्नल है जो कि हमने आपको नीचे दिए हुए हैं जो कि बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं, मतलब वर्किंग कैपिटल पे। जैसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। यस ऑफ कोर्स, ये तो होगा कि बिजनेस का नेचर कैसा है, तो जाहिर सी बात है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
Working capital requirement of an enterprise are largely influenced by the nature of its business. For instance, the public utilities such as railways, transport, water, electricity, etc. have very limited need for working capital. इनको देखो कौन कौन से हैं ये है पब्लिक यूटिलिटीज, जैसे कि सच एज मतलब जैसे कि रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा हैव वेरी लिमिटेड नीड फॉर वर्किंग कैपिटल. इनको बहुत कम वर्किंग कैपिटल की नीड होती है. बिकॉज क्यों होती हैं? क्योंकि दे हैव टू इन्वेस्ट फेयरली लार्ज अमाउंट्स इन फिक्स एसेट्स. क्योंकि इनको एक बार फिक्स एसेट्स में अच्छे से, फेयरली मतलब बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना होता है. देयर वर्किंग कैपिटल नीड इज मिनिमल. इनकी वर्किंग कैपिटल कैसे होते हैं? मिनिमल होते हैं. बिकॉज दे गेट इमीडिएट पेमेंट. क्योंकि इनको इमीडिएट पेमेंट मिल जाती है फॉर देयर सर्विसेज, अपनी सर्विसेज की. तो होता ही है, देखो आपने देखा है ना. आगे लिखा हुआ है एंड डू नॉट हैव टू मेंटेन बिग इन्वेंट्रीज. इनको ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंट्रीज बनानी नहीं पड़ती. तो इसलिए इनको वर्किंग कैपिटल की नीड जो मतलब रिक्वायरमेंट है वो मिनिमल होती है, मतलब कम होती है. ऑन दी अदर एक्सट्रीम आर द ट्रेडिंग. अगर दूसरी तरफा देखा जाए ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज विच हैव टू इन्वेस्ट लेस अमाउंट इन फिक्स एसेट्स. जिनको लेस अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है फिक्स एसेट्स में एंड अ लार्ज अमाउंट इन वर्किंग कैपिटल, और ज़्यादा पैसा वर्किंग कैपिटल में लगाना होता है. दिस इज सो बिकॉज द नेचर ऑफ देयर बिजनेस. ऐसा इसलिए क्योंकि बिजनेस का नेचर अलग है. इज सच दैट दे हैव टू मेंटेन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश. तो इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा? एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश रखना पड़ेगा, इन्वेंट्री रखना पड़ेगा, डाटा रखना पड़ेगा. ठीक है. Working capital needs of most of the manufacturing enterprises fall between the two extremes, that is between public utilities and trading concern. ठीक है. नेक्स्ट है साइज ऑफ बिजनेस. साइज बिजनेस पे तो वैट डेफिनेटली डिपेंड करेगा. देखो लार्जर साइज ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज ग्रेटर वुड बी द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल एंड द साइज ऑफ बिजनेस मे बी मेजर इन टर्म्स ऑफ स्केल ऑफ इट्स बिजनेस ऑपरेशन. कह रहा है अगर बिजनेस का साइज ज़्यादा है तो एंटरप्राइजेस को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत रहेगी, ग्रेटर. ठीक है. और ये जो साइज लेने का तरीका है मतलब मेजर है, इसको किसके हम टर्म पे जो देखते हैं? स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. उसके बिजनेस के जो ऑपरेशन है उसके स्केल पे इसे मेजर किया जाता है. किसको? साइज ऑफ बिजनेस को. ठीक है. नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एज अ बिजनेस एंटरप्राइजेस ग्रोज इट इज अ लॉजिकल टू एक्सपेक्ट दैट अ लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर. ये तो कॉमन सी बात है कि अगर कोई बिजनेस एंटरप्राइज ग्रो कर रहा है तो ये तो लॉजिक है कि उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है. ग्रोइंग इंडस्ट्रीज रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल दैन दोज दैट आर स्टैटिक. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोडक्शन साइकिल. हमारे बिजनेस में जो भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसका कैसा साइकिल है? मतलब कौन सा प्रोडक्ट ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस बहुत बार टर्नओवर कर लेता है, मतलब एक साल में कई सारे टर्नओवर हो जाते हैं, या फिर नहीं होते हैं या कम है. कैसे प्रोडक्शन साइकिल है? प्रोडक्शन साइकिल मीन्स द टाइम स्पेन बिटवीन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड इट्स कन्वर्जन इनटू द फिनिश गुड्स. समझ आया? आगे कह रहा है द लॉन्गर द प्रोडक्शन साइकिल द लार्जर विल बी नीड फॉर वर्किंग कैपिटल. अगर आपका ये जो प्रोसेस है रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक बनाने का जो कन्वर्जन है, अगर ये बहुत ज़्यादा है, प्रोसेस लंबा है, देन द लार्जर विल बी नीड फॉर वर्किंग कैपिटल बिकॉज द फंड्स विल बी टाई अप फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन अ वर्क इन प्रोग्रेस. क्योंकि जो फंड्स हमने पैसा लगाया है वो लॉन्गर पीरियड तक चला गया. कहाँ पे? वर्क इन प्रोग्रेस में. If the production cycle is small, the need of working capital will be also small. वो भी कैसी होगी? कम होगी. ठीक है. आगे चले. 5th पॉइंट है, आगे कह रहा है बिजनेस फ्लक्चुएशन may be in the direction of boom and depression. जो बिजनेस फ्लक्चुएशन है वो कैसे हो सकता है? बूम मतलब तेजी हो, और डिप्रेशन मीन्स मंदी हो. डिपर्जन है. मैं डेप्रिशिएशन पता नहीं क्या डिपर्जन क्या बोल रही थी. ड्यूरिंग द बूम पीरियड द फर्म विल हैव टू ऑपरेट एट अ फुल कैपेसिटी टू मीट इंक्रीज डिमांड. कह रहे जब बूम का टाइम होता है, मतलब तेजी और मंदी कह सकते हैं, तेजी का टाइम होता है तो फर्म को क्या करना चाहिए? सारी पूरी ताकत लगा के अपनी सारी जो डिमांड इंक्रीज हुई उसे मीट करना चाहिए. विच इन टर्न लीड्स टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज एंड बुक डेट्स. हैंस मतलब होता है इसलिए. The need for working capital in boom condition is bound to increase. The dispersion
phase of business fluctuation has exactly in the opposite effect on the level of working capital requirement. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6 पॉइंट। प्रोडक्शन पॉलिसी, हमारी जो प्रोडक्शन की पॉलिसी है वो कैसी है, ये भी इफेक्ट करते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल पे। ठीक है, द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्शन पॉलिसी। yes definitely, the demand for a certain product such as woolen garments is a seasonal, woolen garment seasonal होता है, हाँ जी। Two types of production policies may be adopted for such products. Firstly, the goods may be produced in the month of demand, and secondly, the goods may be produced throughout the year. समझ आ रहा है आप लोगों को? आगे कह रहा है इफ द सेकेंड अल्टरनेटिव इज अडॉप्टेड, सेकेंड अल्टरनेटिव कौन सा था, द गुड्स मे बी प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। इफ द सेकेंड अल्टरनेटिव इज अडॉप्टेड, अगर उसने अपनाया जाए, मतलब सेकेंड अल्टरनेटिव को अगर अपनाया जाए, द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली अप टू सीजन ऑफ डिमांड which requires an increasing amount of working capital that remains tie up in the stock of finished goods for some month. क्लियर हुआ? ये कह रहा था पॉइंट कि कुछ तो गुड्स ऐसे होते हैं जिनका काम जो है सीजनल होता है, कुछ थ्रू आउट द ईयर होता है। हम थ्रू आउट द ईयर को अपनाएंगे तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए क्योंकि काफ़ी मंथ तक उनका काम चलता रहेगा। ठीक है, 7 पॉइंट क्या कह रहा है, क्रेडिट पॉलिसी रिलेटिंग टू सेल्स। हमारी जो क्रेडिट पॉलिसी है सेल्स रिलेटेड वो कैसी, जैसे कि हम उधार माल बेचते हैं तो किस तरीके से अपने कस्टमर्स को डील करते हैं, कितना टाइम पीरियड देते हैं उन्हें, क्या है उसका पॉलिसी, उसका हिसाब। ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी रिलेटिंग टू सेल्स। इफ अ फर्म adopts liberal credit policy in the respect of sale, the amount tied in a debtors will also be higher, वो भी ज़्यादा हायर होगा। अगर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है तो क्या होगा, हमारे पास जो डेटर में पैसा फंसा रहेगा वो भी ज़्यादा ही होगा। ऑब्वियसली हायर बुक डेट्स मीन मोर वर्किंग कैपिटल, हाँ जी। ऑन द अदर हैंड इफ द फर्म फॉलोज टाइट क्रेडिट पॉलिसी, मतलब लिबरल नहीं है, टाइट क्रेडिट पॉलिसी है किसकी, सेल्स से रिलेटेड, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्किंग कैपिटल विल डिक्रीज होगा। ठीक है, अगला है क्रेडिट पॉलिसी रिलेटिंग टू परचेज। जो क्रेडिट पॉलिसी है वो परचेज से रिलेटेड कैसी है, मतलब जिनसे हम माल परचेज करते हैं, हमारे जो सप्लायर है एक तरीके से। ठीक है, जो हमें माल देते हैं। इफ अ फर्म परचेजेज मोर गुड्स ऑन अ क्रेडिट, अगर एक फर्म जो होती है ज़्यादा गुड्स परचेज करती है उधार पर, द रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल विल बी लेस। In the other words, if a liberal credit terms are available from the suppliers of the good, जैसे कि creditor, the requirement for working capital will be reduced and vice versa. ठीक है, 9th पॉइंट देखिए। 9th पॉइंट में क्या कह रहा है हमसे, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है, यस ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बहुत है, 9th पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। कह रहे थे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो कैसे, इस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि वर्किंग कैपिटल हमें कैसे रखनी है। इफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय द फर्म इज ईजिली अवेलेबल, अगर वो आसानी से मिल जाता है ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस पे, देयर विल बी नो नीड टू कीप अ लार्ज इन्वेंट्री, तो हमें ज़्यादा पैसा इन्वेंट्री में नहीं लगाना होगा। देखो इन्वेंट्री में हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है ये भी बहुत बड़ा डिसीजन होता है। कहीं ऐसा ना हम बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेंट्री में लगा दे और फिर बाकी जो खर्चे करने उसके लिए पैसा ही ना बचे हमारे पास। ठीक है, वो स्टॉक भी कुछ ऐसा ही हो, पेरिशेबल गुड्स टाइप के हो। पेरिशेबल गुड्स समझते हैं आप, जो हाँ जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हाँ इस पर डिपेंड करता है। आगे क्या कह रहा था कि देयर विल बी नो नीड टू कीप लार्ज इन्वेंट्री ऑफ सच मटेरियल्स एंड हैंस द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी लेस होएगी। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड इस पर दूसरी तरफ क्या होगा, इफ द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इज इरेगुलर मतलब रेगुलर नहीं है, कंटिन्यूस बेसिस पे नहीं है, द फर्म विल बी कंपेल्ड मतलब मजबूर हो जाएगी रखने के लिए टू कीप एन एक्सेसिव इन्वेंट्री, ज़्यादा इन्वेंट्री यानी कि ज़्यादा स्टॉक रखने के लिए ऑफ सच मटेरियल विच विल रिजल्ट इन हाई लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आगे कह रहा है ऑल्सो some raw material are available only during a particular season such as oil seeds, cotton etc. They would have to necessarily purchase in that season. हमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो सीज़न के बेसिस पे यूज़ होते हैं, मतलब जब सीज़न है तब चाहिए होता है। ठीक है, तो ऐसे हमें इतनी क्वांटिटी में परचेज करना चाहिए कि हमारे सीज़न में वो निकल जाए। ठीक है, एंड हैव टू kept एन स्टॉक फॉर अ पीरियड व्हेन सप्लाईज आर लेन, दिस विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, 10th पॉइंट देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, कि हमें बैंक से हमारे पास अब कैश वगैरह जो चाहिए, मतलब लोन वगैरह जो हमें लेना होता है, बैंक की कैसी फैसिलिटी है कि जो हमें क्रेडिट फैसिलिटी बैंक की कैसी है। इफ़ अ फर्म कैन गेट ईजी बैंक क्रेडिट फैसिलिटी इन अ केस ऑफ नीड, इट विल ऑपरेट विद लेस वर्किंग कैपिटल।
On the other hand, if a such facility is not available, it will have to keep a large amount of working capital. ठीक है. 11th point है volume of profit. Volume of profit. The net profit is a source of working capital. Yes, net profit is a source of working capital to extent it has been earned in a cash. Higher net profit would generate more internal funds, thereby contributing the working capital pool. ठीक है. क्वेश्चन 12 पॉइंट है लेवल ऑफ टैक्सेस. यस, लेवल ऑफ टैक्सेस भी एक मेन पॉइंट है. फुल अमाउंट ऑफ कैश प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पसेज. जो भी हमने फुल अमाउंट अपना जो है अर्न किया प्रॉफिट कैश में, वो पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल तो नहीं होता है. वी हैव टू पे टैक्सेस. ठीक है. टैक्सेस हैव टू बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट. यस, डेफिनेटली आउट ऑफ प्रॉफिट पे होगा. हायर द अमाउंट ऑफ टैक्सेस, अगर ज़्यादा टैक्सेस पे करना होगा तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट ही कम होगा. जब प्रॉफिट कम होगा तो वर्किंग कैपिटल भी कम ही हो जाएगा. ठीक है. हायर द अमाउंट ऑफ टैक्सेस लेस विल बी द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर वर्किंग कैपिटल. कम प्रॉफिट मिलेगा, कम अवेलेबल होगा, है ना. नेक्स्ट है 13 डिविडेंड पॉलिसी. डिविडेंड पॉलिसी कैसे, डिविडेंड क्या होता है, जो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं. ठीक है. मतलब इक्विटी जब जैसे डिबेंचर पे इंटरेस्ट देते हैं फिक्स अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसी प्रेफरेंस वालों को देते हैं. लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर में हम डिविडेंड या फिर ये सब नहीं देते. इक्विटी शेयर होल्डर पे हम इंटरेस्ट नहीं देते, डिविडेंड देते हैं. ठीक है. तो डिविडेंड की पॉलिसी कैसी है, डिविडेंड पॉलिसी से सिग्निफिकेंट एलिमेंट है क्योंकि वो मालिकाना हक होता है शेयर होल्डर्स का. ठीक है. इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल इन एन एंटरप्राइजेस, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड रिड्यूसेस द कैश and thereby affect the working capital to that extent. On the contrary, if the company does not pay dividend but retains the profit, more would be contribution of the profit towards the working capital pool. Clear हुआ. Last line देखो, if the company does not pay dividend but retains the profit, retain मतलब रख ले, more would be contribution of profit towards the working capital pool. Clear है. आगे देखो 14 पॉइंट डेप्रिसिएशन पॉलिसी. डेप्रिसिएशन पॉलिसी कैसी होती है, although depreciation does not result in outflow of cash, it affects the working capital indirectly. In the first place, since the depreciation is allowable expenditure in calculating net profit, it affects the tax liability. Higher rates of depreciation reduce the profit and therefore मतलब इसलिए reduce the tax liability. In the second place, higher depreciation also means lower disposal profit and in a turn a lower dividend payment thus outgo of cash is restricted to that extent. ठीक है. 15 पॉइंट क्या कह रहा है, प्राइस लेवल चेंजेस. प्राइस लेवल चेंजेस को देखते हैं. चेंजेस इन प्राइस लेवल ऑल्सो अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. यस, इफ द प्राइस लेवल इज राइजिंग more funds will be required to maintain existing level of production. Clear है. more level require more funds will be required to maintain the existing level of production. पैसे बढ़ेंगे तो हम चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है हमारा रखा हुआ है उसको करें, एग्जिस्टिंग लेवल जो है उसको वो अच्छा रखें. 16 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है एफिशिएंसी. यस, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. हमारे जो मैनेजमेंट है उसमें कितनी अच्छी एफिशिएंसी है. एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल. मैनेजमेंट कैन रिड्यूस द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल by the efficient utilization of resources. It can accelerate the pace of cash cycle and thereby use the same amount working capital again and again very quickly. Clear हो गया. आसान है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है. बस आपको हेडलाइंस याद रखना है. आप हेडलाइंस लर्न कर लीजिए, आसानी से आप इनको खोल के लिख पाएंगे एग्जाम में. ठीक है. बाकी मैं ये कहूँगी यहाँ पे 16 पॉइंट है, आपको 16 के 16 लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप 8, 9, 10 या 5, 6 लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम को क्वेश्चन में जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा. बाकी अब बस पॉइंट्स लर्न कर लो, जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस है, साइज ऑफ बिजनेस है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है, प्रोडक्शन साइकिल है, बिजनेस फ्लक्चुएशन है, प्रोडक्शन पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी रिलेटिंग टू सेल्स है, क्रेडिट पॉलिसी रिलेटेड टू परचेज है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है. ये सब आप पॉइंट्स लर्न कर लीजिए, आसानी से कर पाएंगे. ठीक है. जैसे लेवल ऑफ टैक्स, डिविडेंड पॉलिसी, डेप्रिसिएशन पॉलिसी, प्राइस लेवल चेंजेस, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ नेट प्रॉफिट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम बैंक, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. आप इसमें से जो आपको अच्छा और इजी लगे आप उनको टिप्स पे कर लीजिए और बाकी आप लिख पाएंगे. आपको समझ में आना चाहिए, आप लिख अपने वर्ड्स में सकते हैं. ठीक है. ओके गाइज, तो ये आज का लेक्चर था. लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.